Hello aspirants and welcome to another session of our Target 450 सीरीज। जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 450 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने जो मेंस 24 होगा उसके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड आप भी कोशिश कीजिए कि आप अभी से अपनी तैयारी उतनी सीरियसली करें दैट यू आर श्योरली गोइंग टू अपीयर फॉर मेंस 24। ओके, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर मेरे साथ, तो आपने देखा होगा कि हमने इंडिया ने अभी 23rd समिट हेल्ड हुआ था हमारे यहाँ पर। ओके, और चेयरमैनशिप हमारे पास थी इसकी, इंडिया के पास। ठीक है, और इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बना है 2017 में। ओके, उसके पहले सिर्फ डायलॉग पार्टनर था। तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 1996 में चाइना ने अपनी साथ जो भी बॉर्डर शेयर करती हैं जो कंट्रीज, उनको साथ में लेकर एक शंघाई 5 इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ऑलराइट, तो अगर आप चाइना की बॉर्डर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर है ताजिकिस्तान, ओके, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, 3 हो गए, फोर्थ इज रशिया एंड पांचवा चाइना खुद। तो इसने इन सबको साथ लेकर शुरू किया था एक शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उज्बेकिस्तान है जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है किर्गिस्तान से। ओके, डायरेक्ट चाइना से नहीं कर रहा है। लेकिन जब उज्बेकिस्तान 2001 में इसको ज्वाइन करता है, तब इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से 2001 में एससीओ एग्जिस्टेंस में आता है विद इट्स हेडक्वार्टर इन ऑब्वियसली शंघाई। ऑलराइट, तो ये बात थी यहाँ तक की। फिर आगे चले कंट्रीज, तो अब कितनी हो गई हैं? 6 हो गई। ओके, इसके बाद 2017 में आकर चाइना ने पुश किया पाकिस्तान की मेंबरशिप के लिए, रशिया ने पुश किया इंडिया की मेंबरशिप के लिए, और इस तरीके से 2017 में 2 और मेंबर हुए ऐड। ओके, तो हो गए टोटल 8 मेंबर। अब इस साल ज्वाइन कर लिया है ईरान ने भी, तो अब फाइनली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो गए हैं 9 मेंबर्स। समझ में आई यहाँ तक की? सिर्फ बीच में 2 कंट्रीज, दैट इज एक तो है ये तुर्कमेनिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। सिर्फ ये मेंबर नहीं है इसकी अभी तक। ऑलराइट, और दूसरा आप लोकेशन ध्यान से देखिए, रशिया के पास है बेलारूस। ठीक है, और ये है हमारा यूक्रेन, मतलब हमारा नहीं। ओके, तो रशिया ने यहाँ पर जब अटैक किया है ना, तो एक फ्रंट इन्होंने बेलारूस की तरफ से भी ओपन किया है, एंड बेलारूस ने पूरी तरीके से रशिया को यूक्रेन वॉर में सपोर्ट किया है। तो ये माना जा रहा है कि बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ओके, नेक्स्ट ईयर तक बेलारूस भी एससीओ का मेंबर बन सकता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, बट आई होप यहाँ तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब मैं चाहूंगा पहले कि आगे बढ़ने से पहले आप 2 इंपॉर्टेंट चीजें देख लें, क्योंकि इसके बिना हम आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आगे मुझे आपको दोबारा मैप दिखाना पड़ेगा। इसे मैं आपको चाहूंगा कि आप अभी से मैप पे जरा फोकस करें। अब देखिए, मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अफगानिस्तान, ओके, उसके ऊपर है तुर्कमेनिस्तान और फिर कजाकिस्तान। अगर हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हम कहते हैं 5 स्थान, ओके, ताजिक, किर्गिज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ये जो मिसिंग है तुर्कमेनिस्तान, इन 5 को मिला के हम कहते हैं 5 स्थान, दैट इज सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, अब इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास बहुत ऑयल है। ये जो कैस्पियन सी देख रहे हैं ना आप यहाँ, ये है कैस्पियन सी। इसमें बहुत ऑयल, गैस, बहुत कुछ है। लेकिन हम ये इंपोर्ट तो करना चाहते हैं इंडिया में, लेकिन ये बैठा है ना ये बीच में पाकिस्तान, ये इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ से कनेक्ट नहीं होने दे रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो हमारा एक कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इशू बनता है सेंट्रल एशिया के साथ। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया है कि हम ये पाकिस्तान हमें यहाँ से लैंड रूट नहीं दे रहा है एक्सेस, तो हमने किया है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले ईरान के चाबहार पोर्ट पर। ठीक है, फिर वहां से हमने कनेक्टिविटी आगे की है बाय रेल टिल जाहेदान। जाहेदान भी ईरान का ही पार्ट है। उसके आगे फिर रेल से जरांस तक, और फिर रोड कनेक्टिविटी टू दिलाराम जो कि काबुल के पास है। ओके, तो हमने ये जो पाकिस्तान जो टांग अड़ाता है ना, इसके लैंड रूट को सरकमवेंट करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, फिर वहां से हमने कनेक्टिविटी डेवलप की है अप टू अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान के बियॉन्ड सेंट्रल एशिया में।
ठीक है, एक तो ये रूट हो गया। अब लोकेशन जरा याद रखिए, चाबहार पोर्ट, ओके। और यहाँ पर है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना ने यहाँ पीओके से होते हुए एक पूरा लाइन बनाया हुआ है ग्वादर पोर्ट तक, ओके, जिसका नाम है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑलराइट, ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। अब इस चाबहार पोर्ट के बाजू में ही आता है एक बंदर अब्बास करके पोर्ट। ठीक है, उसका क्या रेलेवेंस है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, अब अ, एक ये है कि अभी एग्जिस्टिंग रूट, अगर सपोज करो हमें रशिया से कुछ इंपोर्ट करना है, तो उस तरफ की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहां तो आर्कटिक आइस जमी रहती है, तो शिप्स वगैरह निकल नहीं पाते हैं। तो हमें आना इधर से ही पड़ता है। अब सपोज रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग है, आपको यहाँ से अगर इंडिया आना है, तो आपके पास रूट एक ही है। आप बाल्टिक सी से होके आएंगे, फिर नॉर्थ सी, फिर सेल्टिक सी, और फिर आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंटर करेंगे मेडिटेरियन सी। देन फाइनली यहाँ से आप एंटर करेंगे स्वेज कैनाल से, ये रही स्वेज कैनाल। और फिर यहाँ से होते हुए आप जाएंगे मुंबई तक। तो ये बहुत लंबा रूट है। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई, जिसे कहा गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके, INSTC। अगेन इंडिया का वही कंपल्शन कि हमें कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ, बट ये इतना लंबा रूट नहीं। और ये रूट भी रशिया के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ जो सेंटर में ये जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनके साथ हमें जो कनेक्टिविटी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी का हमने एक ऑल्टरनेट डेवलप करने की कोशिश की है कि हम यहाँ से जाएंगे पहले ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट। ठीक है, वहां से बाया लैंड एंड रेल रूट हम जाएंगे कैस्पियन सी तक, फिर वहां से होते हुए कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान से होते हुए मॉस्को। और मतलब ये जो INTC कॉरिडोर है, इट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सी रूट भी इसमें यूज हो रहा है, रेल रूट भी यूज हो रहा है, और उसके बाद हमारा रोड रूट भी यूज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम यहाँ से बंदर अब्बास से होते हुए कैस्पियन सी तक पहुंच जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये दो तीन चीजें समझ में आ गई हों। चलिए, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो 23rd समिट हुआ है हमारे यहाँ पर इंडिया में। पहली बार ऐसा था जब इंडिया इसका चेयरमैन बना था। ओके, दिस इज फर्स्ट टाइम। 2017 में हम लोग बने थे इसके फुल मेंबर अलोंग विद पाकिस्तान। और हमारा ये जो समिट हुआ है, इसकी हमारी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन में भी बताई थी। टूवर्ड्स ए सिक्योर SCO, सिक्योर। ओके, तो इसका ये वर्ड कॉइन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब ऑफकोर्स करता था कोई ब्यूरोक्रेट ही, मगर कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने दिया। एज फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह के टर्म्स जब आप अपने आंसर में लिखते हैं ना, वो अलग ही इम्पैक्ट देता है कि यस यू हैव प्रिपेयर्ड। और कई बार ये दिखाता है कि आपने कोचिंग वाले जो देते हैं आपको रॉट लर्निंग के लिए, उससे हट के प्रिपरेशन की है अपनी। वैसे तो कोचिंग वाले भी इंक्लूड कर ही देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो नहीं करते हैं। राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है? कनेक्टिविटी। अगर हम अपनी इकोनॉमी के लिए गैस ऑयल लेना चाहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, तो हम कनेक्टिविटी तो हो पहले हमारे पास। ओके, यू फॉर यूनिटी। ओके, R for respect for sovereignty and territorial integrity. Respect for sovereignty and territorial integrity. All right. And E for environmental protection. अब देखिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी गई है सिक्योर बोल के, पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब गलत है। क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा एनवायरमेंट को डैमेज करने वाला कंट्री है चाइना, जो इसका पार्ट है। ओके, आप सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, लेकिन आप खुद पीओके से अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर पास कर रहे हैं, जो कि इंडिया कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। तो आप हमारी सॉवरेनिटी वायलेट कर रहे हो। बार बार आपकी चाइनीज आर्मी इंट्रूशन करती है। ऑलराइट, कनेक्टिविटी की बात है तो पाकिस्तान हमारी कनेक्टिविटी होने नहीं दे रहा सेंट्रल एशिया के साथ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ठीक है आप कॉपरेट कर सकते हो, लेकिन चाइना का डोमिनेंस इतना ज्यादा है इकोनॉमिक स्फीयर में कि सभी कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, वो भी उसकी उस पर ही इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गया है। और चाइना के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या चाइना जो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है, इवन चाइना ने इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में फार्म लैंड तक परचेज किए हुए हैं, जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहा है, या उसकी प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। ऑलराइट, तो कहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आप तो पूरा डोमिनेंस अपना रख रहे हो, सामने वाली कंट्री को उल्टा डिपेंडेंट बना रहे हो अपने आप पे। उनके मार्केट ओपन करके आप अपने चीप प्रोडक्ट से फ्लड कर रहे हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो तब होता है ना जब आप उनको हेल्प करो सेल्फ खड़े होने में, और लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो।
यू आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज, स्पेशली द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भंडार है इन चीज़ों का। ऑलराइट। और नेक्स्ट बात है सिक्योरिटी की, तो जिसमें पाकिस्तान हो, जहां से टेररिज्म को प्रोपेगेट किया जाता है, तो सिक्योरिटी कहाँ आ रही है? क्योंकि जो टेररिज्म को प्रोपेगेट कर रहा है, जिसे वर्ल्ड में कैपिटल माना जा रहा है टेररिज्म की, वही इसका मेंबर है। ओके, तो पांचों वर्ड को आप काउंटर कर सकते हो कि किस बात की सिक्योरिटी। ओके, नो वन नोज सिक्योर। चलिए, एनीवे, हमें काउंटर करना नहीं है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। ऑलराइट, तो फिर मैंने इसकी हिस्ट्री समझा दी है, कैसे बना, कब बना। ईरान इसका 9th मेंबर बन चुका है। ओके। देन न्यू दिल्ली जो डेक्लेरेशन, हर बार समिट के बाद क्या होता है कि आपको एक डेक्लेरेशन इशू करना होता है। तो हमने जो डेक्लेरेशन इशू किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर हुआ था, तो उसको हम कहते हैं न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन। ओके। तो इसमें हमने दो चीजों की बात की है, एक तो कि हमें रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना है। रेडिकलाइजेशन मतलब जैसे लोगों को गलत रास्ते पे चलाया जाता है ना, इन द नेम ऑफ जिहाद एंड ऑल। ओके, रेडिकलाइज नहीं होने देना है हमें यूथ को। सेम दूसरे रीजन के लिए भी इक्वली है कि उस टाइप का रेडिकलाइजेशन नहीं करना है हमें, नहीं होने देना अपने यूथ के दिमाग में। और दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इन दो चीजों पर बात की है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था। आई थिंक शंघाई डिक्लेरेशन था या बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग डिक्लेरेशन था। और वो विमेन विमेन पे बेस्ड था, कुछ जेंडर इक्वालिटी समथिंग। तो वो सीधे सीधे आपको 2 मार्क्स देके जाती है इस तरह की चीजें। ओके। एंड इसमें से इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है, बाकी सभी कंट्रीज ने बीआरआई प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम इसको पार्ट नहीं मान सकते। अगेन सेम रीजन कि आपका जो इसका बीआरआई का जो एक पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। राइट। आप इसको पीओके से, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से पास कर रहे हो। अगर आप इसको कहीं और से कर रहे हो तो हम एक बार तो सोच भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो ही बेसिक की बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, हमें जानना है इसका रेलेवेंस। इंडिया के लिए ये क्या रेलेवेंस रखता है। फर्स्ट, सबसे पहले इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। कैसे? क्योंकि देखिए, अम, आ, हम मेंबर हैं क्वाड के। क्वाड आपको पता है क्या है? यहाँ पे जापान है, और नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। इधर यूएसए है, और इधर इंडिया है मैप में। तो जब हम इन चारों को कनेक्ट करते हैं ना, तो एक कोऑर्डिनेटेड टाइप की चीज बनती है। तो इसी को हमने कह दिया क्वाड। ठीक है, एक तरह का हम अलायंस तो नहीं कह सकते, एक तरह का कॉपरेशन कह सकते हो हर मैटर में। ठीक है, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इवन मिलिट्रीली भी, सिर्फ एक कॉपरेशन, नॉट एन अलायंस। अलायंस अलग चीज होती है, कॉपरेट करना अलग चीज होती है। ठीक है, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए कॉपरेट करना एक डिफरेंट थिंग, और नाटो की तरह एक ट्रीटी बेस्ड अलायंस फॉर्म करना है डिफरेंट थिंग। तो हम कॉड के मेंबर हैं। ठीक है। और कॉड को जनरली चाइना टर्म करता है एज अ एशियन नाटो। ये एशियन नाटो ही है जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया गया है, चाइना को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक। तो इसी को हमें बैलेंस करने में मदद मिलती है इसके थ्रू, कि देखिए, हम कॉड के मेंबर हैं, तो हम एससीओ के भी मेंबर हैं। ऑलराइट, हम यहाँ पर एससीओ के भी मेंबर हैं। तो जो एक परसीव किया जा रहा है इस तरह का, कि हमारा जो इंडिया है वो टिल्ट कर रहा है कहीं ना कहीं वेस्टर्न की तरफ, यानी कि यूएसए एंड यूरोप, यूरोप लेड जो हमारा नाटो है। तो नाटो की बात तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये हम थोड़ा वेस्ट की तरफ टिल्ट मार रहे हैं। तो रशिया चाइना को इसी बात का अश्योरेंस देने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसके मेंबर नहीं होते, तो फिर ये परसीव करना बहुत ईजी हो जाता है इन कंट्रीज के लिए कि इंडिया एक तरह से यूएस का अलाई है। ओके, अनडिक्लेयर्ड अलाई है, बट ऐसा नहीं है। तो ये, इसकी मेंबरशिप हमें हेल्प करती है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो करने में, दैट वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस एंड वी आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। ओके। सेकेंड, इसमें हमें मदद मिलती है पाकिस्तान एंड चाइना के साथ डील करने में। ओके, इनके साथ डील करने में एक मदद मिलती है, क्योंकि देखिए, किसी के भी साथ आपके इशू होंगे ना, तो वो डिप्लोमेटिकली बात करके ही सॉल्व होंगे। लेकिन अगर मान लो, जैसे हम पाकिस्तान के केस में खासकर इंडिया कई बार ये स्टेप लेता है कि हम इनसे बातचीत बंद कर देते हैं। अगर आपने बातचीत ही बंद कर दिया, आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ ही नहीं रहे हो, तो आप कैसे डिस्कस करोगे जो चैलेंजेस आप दोनों को फेस कर रहे हैं, जैसे कि टेररिज्म। आज पाकिस्तान भी टेररिज्म से परेशान है। उनके यहाँ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है। और उस टीपीपी को खुला सपोर्ट है अफगानिस्तान की तालिबान का, जो अब वहां रूल कर रहा है।
इवन पाकिस्तान भी अब इससे उतना ही परेशान है। वो भी अपने रेडिकलाइज यूथ से भी परेशान है। ठीक है, वो कट्टर इस्लाम की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। उनके यहाँ भी कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट हुए कि नहीं नहीं शारिया इम्पोज करते हैं, इस्लामिक रूल होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब फालतू की बातें हैं। ऑलराइट, तो वो भी उसी चीज से परेशान है जिससे हम परेशान थे उसके। उसके बाद हमें पाकिस्तान से चाहिए कि आप हमें रास्ता तो दीजिए सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी का। तो ये सब इश्यूज हम कहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे? किसी प्लेटफॉर्म पे ही ना, किसी फोरम पे ही। ऑलराइट, जब भी हम लोग बात उसकी करते हैं, जो हमारा सार्क समिट है, तो वहां पे जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो वहां पे पाकिस्तान के बाद एक ही पॉइंट मिलता है, वो है कश्मीर। ठीक है, तो वहां पे सारी बात ठप पड़ जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साथ में चाइना भी है, साथ में रशिया भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो ओवर रिलायंस नहीं चाहते हैं चाइना के साथ। उनकी बहुत डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है चाइना पर। चाइना उनकी इकोनॉमी में कोने कोने तक पेनिट्रेट कर चुका है, एग्रीकल्चर से लेके माइनिंग तक। वो खुद चाहते हैं कि उनको नए इकोनॉमिक पार्टनर्स मिले, और उनके लिए सबसे अच्छा पार्टनर नियर बाय मिलता है इंडिया। चाइना के बाद इंडिया ही एक इकोनॉमिक पावर है। रशिया भी इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो मिलिटरीली बहुत पावरफुल है। ऑलराइट, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म बैठती है तो इवन दे प्रेशराइज दिस पाकिस्तान कि आप कनेक्टिविटी अलाउ कीजिए, लैंड कनेक्टिविटी। ऑलराइट, तो दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंस। देखिए, लिखने पे कम ध्यान दीजिए, एक बार पहले समझ लीजिए चीजों को। जितना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे ना, उतना बेटर आंसर आप खुद से लिख पाएंगे वहां। तीसरा, कि इसके फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट। ओके, क्योंकि देखिए, ये शुरू हुआ था 5 मेंबर से, फिर इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन किया, उसके बाद अब ईरान ने भी ज्वाइन किया है। ऑलराइट, और ईरान के साथ भी अगर आपको याद होगा, तो अगर आप मैप पे देखेंगे ना, तो हम लोग एक पाइपलाइन बना रहे थे, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, ऑयल और गैस के लिए, जो अगेन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से हो नहीं पाई है। ठीक है, तो जब फिर से ईरान यहाँ पे मेंबर बनता है तो हमें फिर से एक अश्योरेंस मिलता है कि चलिए बैठ के बात करते हैं और मिलके पाकिस्तान को कन्विंस करते हैं कि ये डिस्प्यूट्स अपनी जगह है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह है। क्योंकि जब ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान से पास होती है ना, तो यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ते हैं पाकिस्तान को, और वो हर कंट्री को देने पड़ते हैं अगर उसके यहाँ से कोई बॉर्डर, कोई पाइपलाइन पास हो रही है दो कंट्रीज के बीच। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जैसे करोल बाग ओआरएन में लैंड ओनर्स हैं। ओके, बैठे बैठाए आराम से खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अपने दिमाग में रिलीजन और कश्मीर और इन इश्यूज को इतना बिठा रखा है कि वो अपने खुद का डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं। ऑलराइट, उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अगर हमें तापी पाइपलाइन लानी है तुर्कमेनिस्तान से, ओके, कैस्पियन सी से गैस लेते हुए, तो उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है पाकिस्तान। हमें ईरान से पाइपलाइन लानी है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। लेकिन उसने वो चश्मा लगा रखा है इस्लाम और कश्मीर का कि हमें इंडिया के साथ कोई अच्छे रिश्ते रखने ही नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरीके से जैसे अभी नए मेंबर बने हैं ईरान, तो यहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि चलिए बैठ के बात करते हैं हम लोग कि कैसे अपने अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। डिस्प्यूट आज नहीं तो कल रिजॉल्व हो जाएंगे कैसे भी, बट डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक जनरेशन तो खत्म हो ही जाती है ना आपकी फिर। ओके, उसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर नेपाल, श्रीलंका, ऑल दीज आर डायलॉग पार्टनर्स। ऑलराइट, तो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक्सपैंड हो रहा है, इसके फुटप्रिंट, नए मेंबर्स आ रहे हैं, तो उस तरीके से हमें रेलिवेंट रहना जरूरी है इस ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी, फोर्थ पॉइंट इज सेंट्रल एशिया। ये जो 5 स्थान है ना, इनकी बात है। देखिए, ये सेंट्रल एशिया जो है, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे ना, चाहे आप यूरेनियम माइनिंग की कर लीजिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा हब है कजाकिस्तान। यूरेनियम, ओके, कजाकिस्तान। हम यूरेनियम लेते हैं कजाकिस्तान से। ठीक है, उसी तरीके से आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स पकड़िए, वो चाहे गैस हो, ऑयल फील्ड्स हो, ये सब बहुत है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में आपको लिथियम और इवन मैनी रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं, उनकी भी काफी माइनिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि हमारा जो इंडिया है, वो इनके लिए ऐसा मार्केट सर्व करता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन देखिए आप, कितना बड़ा मार्केट है, और हम इनके लिए ऐसा मार्केट सर्व करते हैं। इनके यहाँ पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दे हैव ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स इनमें। अफगानिस्तान तो चलो यहाँ का मेंबर नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ऑलराइट, तो उनको भी मार्केट चाहिए, और इंडिया से बड़ा मार्केट उनको भी नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो हमें, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो पहले बताया था कि ये अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पे कम करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपकी इकोनॉमी पे ज्यादा कंट्रोल कर लेगा ना, तो फिर वो आपकी पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने लगता है। फिर आपकी जब बड़ी चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी वहां इन्वेस्ट करती हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इनका सपोर्ट मेरे साथ हो, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग तो अल्टीमेटली सबको चाहिए होती है ना। ऑलराइट, तो इस तरीके से पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि ये चाइना पे अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ओके, दूसरा,
इनकी यहाँ पे वेरियस ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसका एक्सेस हमें चाहिए, और तीसरा इनको इंडिया की मार्केट का एक्सेस चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप कि सेंट्रल एशियन रीजन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई हो। ठीक है, चाइना पे इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करनी है, दूसरा नेचुरल रिजर्व्स और रिसोर्सेज बहुत हैं, और तीसरा इनको मार्केट, यानी क्या हो जाता है, सॉरी सॉरी गाइस, इंडिया का मार्केट का एक्सेस इन्हें चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए अपनी कंपनीज के लिए, और तीसरा इनको अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पे कम करनी है। क्लियर? सो दैट इज फोर्थ सिग्निफिकेंस। पांचवा, पांचवा है इकोनॉमिक पोटेंशियल। क्योंकि देखिए, अगर आप वर्ल्ड के ग्लोबल आउटपुट का बात करें ना, तो यहाँ जितने मेंबर है उन्हीं में से वर्ल्ड का 30% आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे एक एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस ना देखकर, अगर आप इसको सिर्फ ये माने कि ये इकोनॉमिक अलायंस है, तो इसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। ठीक है, क्योंकि जिस अलायंस में इंडिया और चाइना होंगे, तो वहां पे आप सोचिए इकोनॉमिक वेटेज कितना है उस अलायंस का। ऑलराइट, अब जैसे अब ईरान ने ज्वाइन किया है, तो ईरान के पास वर्ल्ड के 20% ऑयल रिजर्व हैं। ओके, एंड 44% गैस रिजर्व है वर्ल्ड के। राइट, आप देख रहे हैं इसका पोटेंशियल। फिर चाइना की तो हम जितनी बात कर लें उतना कम है। राइट, चाहे यहाँ पे चिप्स की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, राइट, चाइना सबसे आगे। रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात हो, चाइना सबसे आगे। राइट, इवन दूसरी जगहों पे भी जहाँ माइनिंग होती है ना, जैसे कि आपका कंबोडिया में, कंबोडिया नहीं, कैडमियम की माइनिंग होती है। ठीक है, कॉन्गो में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी माइनिंग होती है। माइनिंग भले ही उन देशों में हो रही है, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग आके चाइना में ही हो रही है। और आज के टाइम में जो रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है, वही वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। तो चाइना का रेलेवेंस देखिए, ईरान का देखिए, इंडिया सबसे बड़ा ह्यूज मार्केट है, सबसे यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, वर्क फोर्स। ओके, तो आप इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हुए इसके रेलेवेंस की बात। ठीक है, ये पांचों हमने रेलेवेंस की बात कर ली। ठीक है, राइट, अब आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, दूसरा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है पाकिस्तान चाइना के साथ हमें अपने इश्यूज डील करने के लिए, क्योंकि कई बार रशिया भी रिस्ट्रेन करता है चाइना को, जस्ट कंट्रोल योर आर्मी, ये इंट्रूशन रोकिए, हमें इश्यूज नहीं चाहिए अभी इंडिया के साथ, क्योंकि जितना आप इंट्रूशन यहाँ करोगे, उतना ज्यादा इंडिया मजबूर होगा यूएसए की तरफ शिफ्ट होने को। ऑलराइट, उसके बाद थर्ड है एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट, फोर्थ है सेंट्रल एशिया का रेलेवेंस, एंड फिफ्थ है इकोनॉमिक पोटेंशियल। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले एक बार पूरा लेक्चर सुन लें, समझ लें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। ये एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट, ठीक है, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंस। और तो ये मैंने आपको बता दिए पांच रेलेवेंस। क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं कि चलिए रेलेवेंस तो अपनी जगह ठीक है, बट इसमें चैलेंजेस भी तो होंगे कुछ, ऑफ कोर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। चैलेंजेस क्यों नहीं होंगे? तो चैलेंजेस, सबसे पहले मैंने आपको न्यूज़पेपर के डिस्कशन के टाइम बताया था कि रशिया ने ये जो यूक्रेन पे बेवजह वॉर थोपी है ना, खैर बेवजह तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उसका कंसर्न जेन्युइन था। आप नाटो फोर्सेस को अपने बॉर्डर पे आना अलाउ नहीं कर सकते, अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता नाटो तो वो तो ठीक है, रशिया का कंसर्न भी जेन्युइन था। लेकिन इस वॉर की वजह से क्या हुआ है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सब यूएसएसआर का पार्ट थी एक टाइम पे, और वो एक तरीके से रशिया को आज भी देखती हैं एज अ पार्टनर जो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है अगेंस्ट नाटो। राइट, तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, अब जिस तरीके से रशिया ने एक कमजोर देश यूक्रेन पर, जो कि उसके बराबर पावरफुल नहीं था, ओके, उस पर अटैक किया है। ठीक है, तो इस अटैक की वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रशिया पे ट्रस्ट खो चुकी हैं। ओके, कि आज आपने यूक्रेन पे अटैक किया, कल आप हम पे भी कर सकते हैं, अगर हम आपके साथ नहीं है। जैसे बेलारूस डिट्टो साथ है रशिया के इसके अगेंस्ट, इसमें, इस वॉर में, बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज नहीं है। ओके, तो इनका जो भरोसा था रशिया पर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है उस पर। ओके, और अब ये इनका गोल है कि हमें अपना जो रिलायंस है रशिया पर, वो कम करना है। ठीक? इन्हें अपना रिलायंस इस पे कम करना है। क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारा कि ये प्रैक्टिस क्या करते हैं और प्रीच क्या करते हैं। ओके, इनकी कथनी और करनी में फर्क बहुत है। कैसे? जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताए थे। देखिए, जब एससीओ बना था तो उसने अपने सामने 3 गोल रखे थे। फाइटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड रेडिकलिज्म। राइट, ये 3 गोल थे। तो अब ये बताइए कि आप कहते तो हैं कि आपने टेररिज्म से फाइट करने के लिए एक मैकेनिज्म भी बनाया यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रेट्स, रेट्स मैकेनिज्म। राइट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, टेररिज्म से लड़ाई करने से। बट इसमें खुद पाकिस्तान पार्ट है इस रेट का, मतलब एससीओ का है तो रेट का भी होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान जो खुद टेररिज्म को प्रोपोगेट कर रहा है वो टेररिज्म से फाइट लड़ेगा। पहले आप अपनी टेररिस्ट से तो टेररिस्ट को खत्म कीजिए। ओके, उसके बाद रेडिकलाइजेशन की अगर बात करें तो शायद सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में ही हो रहा है, जो रियली थोड़ा रेडिकल इस्लाम की तरफ शिफ्ट हो रही है इनकी जो यूथ पॉपुलेशन है। दे आर लूजिंग देयर फेथ इन डेमोक्रेसी। अभी आपने देखा इमरान खान पे अटैक भी हुआ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में उनका फेथ कहीं ना कहीं कम हो रहा है। दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट इस्लामिक रूल एंड शारिया आर बेटर देन दिस डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, तो जो प्रीचिंग और प्रैक्टिस में फर्क है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। फिर आप एक और क्या कहते हो कि आपने कहा कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें इंश्योर करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सॉवरेनिटी को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो फिर आप सीपैक प्रोजेक्ट के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हो, जब वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। ऑलराइट, और उसके बाद खुद चाइना के इंट्रूजन जो होते रहते हैं एलएसी पे, उसके बारे में क्या। ऑलराइट, तो दिस इज सेकंड पॉइंट कि नहीं, आपकी प्रीच एंड प्रैक्टिस में फर्क है काफी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाइना सेंट्रिक बनता जा रहा है। ओके, क्योंकि देखिए चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एड के नाम पर बहुत पैसा दिया जा रहा है दूसरी कंट्री में, और फिर वो अपना गेम खेलता है डेट ट्रैप का। राइट, जैसे रशिया के साथ इन्होंने क्या है, एक डील साइन की है ऑलमोस्ट $40 बिलियन की, कि ये लोग एक पाइपलाइन बनाएंगे फ्रॉम रशिया टिल चाइना, गैस पाइपलाइन। ओके, मतलब तिब्बत तक ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये अब ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो रशिया कहीं ना कहीं चाइना पे बहुत डिपेंडेंट होता जा रहा है इकोनॉमिकली। ईरान की बात करें तो इन्होंने भी 25 ईयर्स का कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टाइप साइन की है। ऑलराइट, तो वो भी इस पे डिपेंड होता जा रहा है। और ओवरऑल भी बात करें तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके थ्रू पाकिस्तान से लेकर ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया रशिया तक चाइना ने मैसिव अमाउंट फंड किया हुआ है। तो ये पूरा जो एससीओ है ये चाइना सेंट्रिक ही हुआ जा रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इनकी इकोनॉमी में पेनिट्रेट किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है। और एक बार जहां आपने इकोनॉमी कंट्रोल करना शुरू कर दी किसी कंट्री की, तो फिर आप उनकी पॉलिटी में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, दैट इज अनदर चैलेंज। नेक्स्ट, इसकी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो अभी थोड़ी डाउटफुल है, उतनी स्ट्रांग है नहीं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि इसका रेट्स मैकेनिज्म है टेररिज्म के अगेंस्ट, बट इफेक्टिव नहीं है अभी इतना। अगर इफेक्टिव होता तो इसने ऐसा क्या किया है अभी तक टेररिज्म के अगेंस्ट इस रीजन में? नथिंग। ऑलराइट, इवन जो एग्रीमेंट भी साइन करते हैं ये लोग वो भी पूरी तरीके से अभी फुली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी थोड़ी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को लेकर ही काफी डाउट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि इसको माना जा रहा है एंटी वेस्ट फोरम। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया के साथ यूएसए और वेस्ट के रिलेशन ऑलरेडी अच्छे नहीं है, और यूक्रेन वॉर के बाद और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। चाइना को काउंटर और कंट्रोल करने के लिए यूएसए हमेशा अपने एलाइज ढूंढता रहता है। ओके, अभी उसने इंडिया को भी ऑफर किया है कि हम आपको नाटो नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहते हैं, और नाटो+5 का। ठीक है, उसी तरीके से अब जैसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि बेलारूस शायद अगले साल इसका मेंबर बन सकता है। अब बेलारूस वो है जिसने रशिया को टोटल सपोर्ट किया है यूक्रेन इन्वेजन में। अब अगर बेलारूस भी इसका मेंबर बनता है तो ये जो एक्सिस है ये काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, एंटी वेस्ट एक्सिस। ओके, अगेंस्ट यूएसए प्लस वेस्टर्न यूरोप। ओके, तो इसकी जो इमेज बनती जा रही है ना एंटी वेस्ट, ये सही नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि हमें चाहिए थी एक न्यूट्रल इमेज इसकी। और दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ रहा है कि देखिए रशिया चाइना तो इस वक्त ये हाल है कि बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि रशिया को चाइना से अपनी इकोनॉमी में बहुत हेल्प चाहिए, और चाइना ने भी यूक्रेन में खुल के रशिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे लास्ट ईयर जो इंडिया के लिए काफी टेंशन वाली बात थी। पहला कि पहली बार रशिया ने चाइना को मिलिट्री हेलीकॉप्टर सेल किए थे।
राइट, जो कि वो कभी करता नहीं था। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी की फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, उसके बाद एक और कंट्री यहाँ पे कौन सी आई है, ईरान। ऑलरेडी ईरान पे यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं। राइट, तो अगेन ये जो एंटी वेस्ट वाली इमेज थी एससीओ की, ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होती जा रही है, और इस चक्कर में इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी फिर ये जस्टिफाई करना कि आप इसके मेंबर क्यों हैं। ऑलराइट, तो ये हैं कुछ चैलेंजेस, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, रशिया का ओवरऑल डिक्लाइन जो हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। सेकंड, कि इसकी प्रीच एंड प्रैक्टिस में काफी डिफरेंस है। थर्ड, सब कुछ चाइना सेंट्रिक होता जा रहा है। फोर्थ, इसकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी अभी भी काफी वीक है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटी वेस्ट फोरम जैसी इमेज बन रही है इसकी। ठीक है, तो ये हैं हमारे 5 चैलेंजेस। अब देखते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या लें हम, अपना फ्यूचर कोर्स क्या होना चाहिए हमारा। तो उस पर कुछ नजर डाल लेते हैं कि हमारा फ्यूचर कोर्स क्या होना चाहिए इसमें। ओके, सबसे पहला देखिए, एससीओ ज्वाइन करने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या था, कि हमें सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट गोल होना चाहिए कि हमें इस फोरम को यूज करना चाहिए कि हमें सेंट्रल एशियन के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, एक्सेस चाहिए। तो पाकिस्तान को नच करो चाहे कुछ करो, या ईरान भी अब उसका मेंबर है तो हमें ईरान के थ्रू, लेकिन हमें यहाँ से कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। ऑलराइट, पहला, हमें उनकी जो ऑयल गैस रिजर्व रिसोर्सेज है उनका एक्सेस चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को बेटर हेल्प कर सकें। दूसरा, हमारे मार्केट को भी उनके प्रोडक्ट्स मिल सकें। ऑलराइट, और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके हमारा उनके साथ। अभी तक सेंट्रल एशियन रीजन शायद एक ऐसा रीजन है जिसको इंडिया से इकोनॉमिकली बहुत दूर रखा गया है, मतलब पास होते हुए भी आप काफी दूर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान जो बीच में बैठा हुआ है। ऑलराइट, तो इसमें आप कोट कर सकते हैं एग्जांपल ईरान का। ईरान में मैं आपको ऑलरेडी मैप में बता ही चुका हूँ, चाबहार के साथ हम लोगों ने कनेक्टिविटी शुरू की है। ठीक है, चाबहार से हम लोग जरांज एंड दिलाराम हाईवे से होते हुए काबुल तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, वो आप मैप बनाएंगे। जब भी आप इस तरह के आंसर लिखेंगे, आप जहां भी मैप लगता है प्लीज मैप बनाएंगे। ओके, तो इस कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हमने ईरान अब मेंबर है तो हम इसको उम्मीद करते हैं कि ये काम और तेजी से होगा। ठीक है, और दूसरा, पाकिस्तान को हमें कैसे भी करके नच करना होगा कि आप डिस्प्यूट्स को असाइड रख के ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें कीजिए पहले। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला फोकस एरिया होना चाहिए इसमें। दूसरा, कि अब क्योंकि पाकिस्तान खुद भी टेररिज्म पे परेशान है, तो हमें कुछ भी करके रेट्स मैकेनिज्म को और मजबूत करना चाहिए। एंड हमें काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने बायलेटरल और पर्सनल डिस्प्यूट्स साइडलाइन रख के। ठीक है, इवन सेम अप्लाइज टू चाइना ऑल्सो, कि आप अपने बायलेटरल डिस्प्यूट को थोड़ा साइड रखें एंड टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, इन सबको काउंटर करने पर ध्यान दें। ओके, ताकि हम लोग एक रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकें अपने रीजन में। ठीक है, दिस रीजनल स्टेबिलिटी शुड बी आवर गोल, या सभी मेंबर का एक गोल होना चाहिए ये। ऑलराइट, दूसरा, कि सभी के इंटरेस्ट इसमें प्रोटेक्ट करने चाहिए। ओके, या ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सब कुछ चाइना सेंट्रिक ही रहे, दिस इज नॉट गुड। ऑलराइट, जो इसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हो, उस वो सबके कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। होती कंसेंसस के साथ ही है, मगर स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड ना कि ये छोटे से जो देश हैं, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो चाइना के सामने क्या बोल पाएंगे यार। उसने अगर किसी चीज पे कह दिया कि नहीं नहीं ये डिसीजन हमें लेना ही है, तो वो लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन कंट्रीज में कि वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकती, उसके अगेंस्ट जा नहीं सकती। ओके, तो हमें सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दिस शुड बी अ वे फॉरवर्ड, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल आर मेंबर, काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कनेक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स को साइड में रख के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकता था उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। पर चलिए एक बार जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन वगैरह दिखाई, आपको बताया कि इसकी शुरुआत 1996 में ऐसा शंघाई 5 हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। ठीक है, इसके मेंबर्स दिखा है यहाँ पे, मैंने आपको ये जो हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लगाया है दूसरा, इसके बारे में बताया, जरांज एंड दिलाराम हाईवे। ओके, दूसरा हमने आईएनटीसी के बारे में देखा, जो हम ऑल्टरनेटिव रूट डेवलप करना चाह रहे हैं। ये सिक्योर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से इसका इस निमोनिक्स के पूरे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि ये पांचों वर्ड जो हमने बात की है, ये हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन
अल्टीमेटली तो हम जानते हैं ना कि पांचों वर्ड ही वायलेट किए जा रहे हैं बार बार। फिर हमने बात की रेलेवेंस की, जिसमें हमने देखा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, पाकिस्तान चाइना के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है हमें डिस्कस करने के लिए। एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट ऑफ एससीओ, सेंट्रल एशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल। ऑलराइट, उसके बाद हमने बात की चैलेंजेस की, जिसमें हमने 5 चैलेंजेस देखे रशिया के डिक्लाइन को लेकर, प्रीच एंड प्रैक्टिस में फ़र्क है इनकी, चाइना सेंट्रिक होता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, एंड एंटी वेस्ट फोरम की इमेज बनती जा रही है इसकी। नेक्स्ट हमने कि हमें फ्यूचर कोर्स क्या लेना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फिलहाल कनेक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए, दूसरा काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कॉपरेशन पर, और तीसरा इस पर। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए कनेक्टिविटी में कि हमें फिर से अपने ये जो तापी पाइपलाइन है एंड आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया, तापी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ठीक है, इसको दोबारा रिवाइव करने की लिए जरूरत है। ओके, तो अब आप क्योंकि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल दिस इश्यूज। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम मी, फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियोस टाइमली देखें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि आगे चल के इनमें जो भी डेवलपमेंट होगी, जो हम अपने न्यूज़पेपर वगैरह से देखेंगे, हम उसको सिर्फ इसमें अपडेट करते जाएंगे। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए तो फिर आपको दिक्कत आएगी प्लीज। ओके, आप किसी कोचिंग का मटेरियल पर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर ओवरऑल आपने अराउंड 450 टॉपिक्स तैयार कर लिए ना अपने एग्जाम के लिए, आई अश्योर यू कि आपको GS 2 and 3 बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लोगे। ओके, और ये जो टाइम सेव करेगा ना आपका अगले साल प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो आपको 80-90 दिन मिलते हैं, जब ये आपका टाइम सेव करेगा तो आप बेटर टाइम डिवोट कर पाओगे अपने ऑप्शनल पे। ओके, ऐसे मैं आपको करवा दूंगा बहुत अच्छे से, दैट आई कैन अश्योर यू, एंड GS 1 फॉर दिस यू कैन रिलाई ओवर मी। ओके, बहुत जल्दी में GS इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा चेंज नहीं होते, उनमें से आपको करंट के एग्जाम्पल से रिलेट करना होता है, जैसे सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, राइट, सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं, मैं सभी पेपर्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस हो गया। तो मैं टॉपिक की जल्दी बहुत जल्दी वीडियोस शुरू करने वाला हूँ, ताकि इसके नोट्स आपके पास रहेंगे, तो फिर मैं आपको डेली सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू इनमें जो भी अपडेशन करवाना है और चीज़ों को कनेक्ट करना है वो सिखाता जाऊंगा, एंड आपका पूरा तैयार होता जाएगा। सो फॉर GS 1, 2 and 3 यू कैन रिलाई ओवर मी, एंड इफ योर ऑप्शन इज हिस्ट्री यू कैन डिस्कस इट विद मी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस, एंड join us for next session. Thank you. Have a great time.